हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म क्लास के पास के जितने भी वॉरियर्स वगैरह थे वो धीरे धीरे करके सारे ही कोमा के अंदर जा रहे होते और किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर सडनली सोल्जर्स का कोमा में जाने का असल रीज़न है क्या, जिसके साथ ही इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल्जर्स जो कि अपनी जीत का जश्न मना रहे थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बेहोश होने लग जाते हैं। वहाँ पर कोई बटरफ्लाई आ रही थी जो कि उनके चेस्ट पे कोई मार्क करती, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ ये वॉरियर्स बेहोश हो जाते। इनके साथी भी खुद हैरान थे। आधे को तो ये लग रहा था कि यहाँ पर शायद से इनका अल्कोहल टॉलरेंस की वजह से हुआ है, लेकिन असल में अल्कोहल की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ पर ये डीमन की वजह से हो रहा था जो कि इन्हें सारे ही सोल्जर्स को कर्ज कर रहा था और वो बटरफ्लाई उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि चीफ, सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स सडनली कोमा के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से हमारी आर्मी के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और अभी भी लगातार यही हो रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही सोल्जर्स को इमीडिएटली ट्रीट करने के लिए लेके जाया जा रहा होता है और जैसे ही बाकी सारे लोग यहाँ पे आकर सोल्जर्स को देखते हैं तो वो हैरान थे कि आखिर इनकी चेस्ट के ऊपर किस तरीके का सिंबल अपीयर हो रहा है जो कि आज से पहले तो कभी नहीं देखा गया। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ट्रीट करने वाली नर्स भी बता रही होती है कि असल में ये कोमा के अंदर चले गए हैं और इससे पहले जो हुआ वो हमें उसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं। तभी ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बताने लग गए थे कि तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन असल में ये एक फोबिडन डीमन टेक्निक है जो कि यहाँ पर इन सारे ही सोल्जर्स को काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है। और यहाँ पर एक्सोर्सिज्म पास के पास में कुछ और डीमंस भी मौजूद हैं जो कि हिडन रह के ये सारा काम कर रहे थे, बट अफसोस हमें इसके बारे में पहले पता नहीं चला। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब सैर की मदर भी ये कहने लग जाती हैं कि ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, हमें देखना चाहिए। तभी यहाँ पर सैर के फादर कहते हैं कि हमें शिंक टैंक के बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर असल में चल क्या रहा है और सबसे पहले इस डीमन फोबिडिंग टेक्निक को ही ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा ख़तरा हमारी जान के लिए हो सकता है। जिसके साथ ही सैर और हाउचिन भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही जाएंगे इनके साथ में और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर एक्सोर्सिज्म पास के बाहर मसला क्या चल रहा है। जिसके साथ ये लोग अपनी ट्रांसमिशन के बाहर वाले एरिया में जा रहे थे तो वो यहाँ पर सैर की मदर ये कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना। साथ ही यहाँ पर ग्रैंडपा भी कहने लग जाते हैं कि देखो ये मिशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तुम सभी को अपना अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर अब हाउचुन कहता है कि ठीक है मिस्टर जैंग, हम अब ख्याल रखेंगे। जिसके साथ ही वो सभी को टोकन भी दे देते हैं। सारे लोग अपने पास में एक एक टोकन रख लेते हैं और यहाँ पर जैंग कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तब तुम इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे ही लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब यहाँ पर सर की मदर ये कहने लग जाती हैं कि ग्रैंडपा आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर से ही निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन डीमन एंसिस्टर जो हैं वो इस बार आ रहे हैं और इस बार हमें वेल प्रिपेयर्ड होकर उनके साथ में फ़ाइट करनी होगी। जिसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये मैटर जितना नज़र आ रहा है असल में उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल है। जिसके साथ ही बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागते हुए जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि अगर कोई भी परेशानी हुई तो उस परेशानी से निपटने के लिए पहले हमें यहाँ पर इन मार्क्स को लगा देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर पहले से ही सब कुछ एकदम ही तैयार रहेगा। और अब वो वहाँ से निकल के चले गए थे एक्सोर्सिज्म पास के बाहर, जहाँ पर अभी काफ़ी सारे डीमंस थे। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि शहर अब उनको ख़त्म करने लग जाती है और बाकी सारे लोग भी अपने सामने आने वाले डीमंस को ख़त्म कर रहे थे और एक बार में शहर ने 3-4 डीमंस को ऐसे ही ख़त्म कर डाला होता है। लॉन्ग हाउचुन भी यहाँ पर काफ़ी
काफ़ी कोशिश कर रहा होता है डीमंस को मारने के। साथ ही सैर के फादर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से 4 टीम्स के अंदर डिवाइडेड हो जाना चाहिए और कह रहे होते हैं कि लॉन्ग हाउचन सैर, तुम दोनों ही यहाँ से अब इन्वेस्टिगेशन करोगे और मैं ये जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर देखता हूँ, और बाकी सारे लोग जो हैं वो सेफ्टी के बारे में देखेंगे। वो तुरंत ही वहाँ से अलग अलग हो गए थे। तभी हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफ़ी चिल होके खड़े हुए थे। कुछ लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं जबकि कुछ सो रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था। ऊपर से हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ डीमन अभी यहाँ पर ये कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, चलो थोड़ा बाहर चल के टहल के आते हैं, क्या पता कुछ खाने के लिए मिल ही जाए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन और सैर दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे और दोनों ही ये कह रहे होते हैं कि चलो क्यों ना इनको फॉलो करके देखा जाए, क्यों ना इनके पीछे ही हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो वो दोनों ही वहाँ पर उनके पीछे निकल जाते हैं देखने के लिए कि आखिर ये दोनों डीमंस कहाँ जा रहे हैं। ये लोग उन डीमंस का पीछा करते करते एक अलग जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये डीमंस तो किसी ब्लड रिवर के अंदर जाकर चले गए थे खुद को नरिश करने के लिए। लेकिन लॉन्ग हाउचुन और सैर नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो डीमन की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर इस ब्लड रिवर से जो ब्लड निकल रहा है वो यहाँ पर एक एंशिएंट स्टोन को पावर प्रोवाइड कर रहा है। इसे देखने के बाद लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों ही समझ चुके थे कि यहाँ पर ये जो डीमन फोरबिडन टेक्निक एक्टिवेट हुई है उस एनर्जी का मेन सोर्स यही है और यहाँ पर ये एक्टिवेट हो रही है वॉर के अंदर मारे गए लोगों के ब्लड से, और साथ ही यहाँ पर मोर्टल्स की काफ़ी बुरी हालत की जिम्मेदार भी यही है। जिसके साथ ही सर कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा इसके बारे में। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ और डीमंस भी थे जो कि नज़र रखे हुए थे। तभी यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी के अंदर कदम रखने की। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लॉन्ग हाउचुन और सैर को काफ़ी ज़्यादा पीछे हटा देते हैं। तब ये काफ़ी बड़ा सा डीमन यहाँ आ जाता है और कह रहे थे कि तुमने हमारे फॉरबिडन एरिया के अंदर कदम रखने की हिम्मत भी कैसे की। लेकिन लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों ही उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वो वेव साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे कि लॉन्ग हाउचुन और सैर के ऊपर अटैक करके इनको ख़त्म किया जा सके। हालांकि यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ़ाइट कर रहे थे और काफ़ी ख़तरनाक लेवल पर फाइट कर रहे होते हैं इस डीमंस से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे और इकट्ठे होकर अटैक कर रहे होते हैं। काफ़ी ह्यूज साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के बाद अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सैर भी कह रही होती है कि आज तो हम इन्हें ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन तभी उन सभी ने जमावड़ा इकट्ठा किया, फिर उसके बाद लॉन्ग हाउचुन को उसके अंदर कैद करके अब ऑलमोस्ट अटैक करने वाले थे। लेकिन लॉन्ग हाउचुन उनको पीछे हटाते हुए तुरंत ही वहाँ से अलग को हट गया था। लेकिन तभी वो बड़ा वाला डीमन यहाँ पर अपनी पावर को प्रोड्यूस करता है उस फोरबिडन स्टोन से और फिर यहाँ पर दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ईविल एनर्जी भी इस जगह से निकल रही होती है जो कि जाके इन दोनों को हिट करने वाली थी। लेकिन तभी लॉन्ग हाउचुन अपनी सन एंड मून स्नेल शील्ड का इस्तेमाल करता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल शील्ड है। और तभी सैर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करती है और अपने वेपन का इस्तेमाल करते साथ ही वो तुरंत यहाँ पर उस स्टोन को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। हालांकि ये अच्छी बात थी कि उसने उस फोरबिडन स्टोन को ही तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ और अजीब होता है। असल में ये लोग अब एक इल्यूजन के अंदर फंस चुके होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो कुछ अब तक इन लोगों ने फेस किया वो सब बस एक ट्रैप था इन लोगों को यहाँ तक फंसाने के लिए। और तभी हमें एक लेडी देखने के लिए मिलती है जो कि यहीं पर मौजूद थी और कह रही थी कि सब कुछ हमने तुम्हें फंसाने के लिए किया और अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहूँगी कि तुम यहाँ पर फंस गए। जिसके साथ ही अब वो वहाँ पर उठ के बैठ जाती है और अंगड़ाइयाँ ले रही थी लॉन्ग हाउचुन और सैर को देखते हुए और कह रही थी कि तुम लोगों ने अच्छा फ़न किया होगा है ना। जिसे देखने के बाद लॉन्ग हाउचुन समझ जाता है कि अगेन ये तो एक और डीमन है जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की पावर है और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन तभी यहाँ पर ये डीमन ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें पकड़ने की काफ़ी कोशिश की और इन दोनों के ऊपर प्रेशर बना रही थी। लॉन्ग हाउचुन उसी टोकन का इस्तेमाल करने लग जाता है जो कि ग्रैंडपा ज़ैंग ने उसको दिया था। लेकिन यहाँ पर ये इमरजेंसी टोकन भी काम नहीं कर रहा होता। तभी यहाँ पर ये लेडी कहने लग जाती है कि तुम फाइनली यहाँ हो, तुमको पकड़ने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। और तभी लॉन्ग हाउचुन को याद आता है कि शुरू से ही जब वो डीमन सैर को पकड़ रहा था और यहाँ पर सब कुछ चल रहा था
वो सारा का सारा उसको फंसाने का ही ड्रामा था, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग सैर को पकड़ना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर वो लेडी बटरफ्लाइज के थ्रू सैर को काफ़ी पीछे खींचती हुई लेकर जा रही होती है। लॉन्ग हाउचुन कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर सैर को बचा ले, लेकिन सैर का हाथ उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हट गया होता है और वो कोशिश करते करते भी काफ़ी अलग ही क्रैक के अंदर पहुँच जाता है। हालांकि यहाँ पर अब इस लेडी को दिखते हैं जो कि सैर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई थी और कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने सच में कितने एफर्ट्स डाले हैं तुमको पकड़ने के लिए। वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और एकदम ही वर्दी हो मेरी सक्सेसर चुनी जाने के। और यहाँ पर वो किसी भी तरीके से अब इसको अपना सक्सेसर बनाना चाह रही होती है, जिसके साथ ही यहाँ पर सैर भी पीछे को हट जाती और कह रही थी कि इस बस तुम्हारे ख्यालों में हो सकता है, और अटैक भी करती है पलट के। लेकिन फिर भी लेडी सिर्फ अपने एक ही छोटे से माइनर से अटैक के अंदर उस अटैक को ख़त्म करती है और कह रही थी कि जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर टेंटम्स थ्रो करोगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारा नुकसान है। तुम्हें पहले एक बार मेरी बात सुननी चाहिए डायरेक्ट मना करने से पहले, और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा ही होएगा। वो किसी भी तरीके से शहर को अपने काबू में करना चाह रही थी, लेकिन शहर लगातार उसका अवॉइड कर रही होती और उसके ऊपर अटैक भी कर रही थी। तभी वो लेडी कहती है कि वाकई में तुम एक 4 स्पेशल टेम्पल की सेंट होने के लायक हो, तभी तो तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुन रही। ऊपर से यहाँ पर डेथ गॉड ने भी तुमको फेवर किया। मानना पड़ेगा तुम ह्यूमैनिटी की प्रोफाउंड डॉटर हो। लेकिन धीरे धीरे करके अब सैर के ऊपर इस लेडी की बातों का असर होने लग जाता है, जिसके बाद वो सर को मैन्युपुलेट करने की कोशिश करने लग जाती है और कह रही थी कि ये लाइफ तो पेन से भरी पड़ी है, भला तुम क्यों ही इस लाइफ को जीना चाहती हो। अगर मेरी मानो तो इन हिपोक्रेट्स ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा दूर रहो, ये बहुत ही बेकार हैं। लेकिन तभी सहर उसकी बातों को इग्नोर करती है और कह रही थी कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। और अब यहाँ पर अपनी फर्स्ट ऑफ दी 7 डेडली स्किल का इस्तेमाल करने वाली थी इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ये लेडी एक बार फिर से सैर को पीछे पकड़ के ले जाती है और एक अजीब ही ढंग से उससे कह रही थी कि तुम्हें मेरा हार बनना ही पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही फ्री होने के लिए तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। ज़रा सोचो एक बार, अगर तुम ऐसा कर लोगी तो हिस्ट्री के अंदर तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगी और फिर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इवन यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। इवन हो सकता है कि हम लोग मिलके इस पूरे के पूरे अर्थ को ही हिलाकर रख दें। तो अब बताओ तुम इसके बारे में क्या चाहती हो, और जो भी तुम्हें हर्ट करेगा तुम उससे रिवेंज ले सकती हो। हर कोई तुम्हारे आगे झुकेगा, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। तुम पीस ऑफ माइंड के अंदर रहोगी। लेकिन तभी सैर उसके ऊपर धोखे से हमला कर देती है और कह रही थी कि मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं जो तुम कह रही हो। जिसके साथ ही वो उसके हाथ के ऊपर अटैक करती है। थोड़ा ब्लड भी उस लेडी के हाथ से निकलने लगा था, लेकिन वो उसे शक कर लेती है और उसके बाद कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं मान रही। लेकिन सर उसको पूरे तरीके से अवॉइड करती है। तब इस लेडी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था और कह रही होती है कि ठीक है अब तुम प्रिपेयर हो जाओ कि आखिर में तुम्हारे साथ में क्या करूँगी। सर इतनी देर में अपनी स्किल का इस्तेमाल करने वाली थी इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ये डीमन लेडी जो है वो बाकी सारे डीमंस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था और कह रही होती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी। इस बार तो उसने शहर को एक काफ़ी ख़तरनाक से इल्यूजन के अंदर फंसा दिया था और कह रही होती है कि ठीक है चलो आज मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी ट्रीट देने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो सारी मेमोरीज़ वापस से याद दिला दूँगी जिन्हें तुम काफ़ी वक्त पहले भूल गई हो और तुम्हारी आंखों से ओझल हो गई हैं वो सारी की सारी यादें। लेकिन अब यहाँ पर वो सारी की सारी मेमोरीज शहर को वापस से याद आ रही होती हैं। शहर धीरे धीरे करके उन मेमोरीज को काटती जा रही थी और वो समझ जाती है कि एक बहुत ही अव्वल लेवल का इल्यूजन इस लेडी ने बना डाला है और शहर वहाँ से भाग भी रही होती है। लेकिन यहाँ पर ये इल्यूजन डिसअपियर नहीं हो रहे थे और साथ ही यहाँ पर ये लेडी ये भी कह रही थी कि आखिर तुम इनसे इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो, ये तुम्हारी खुद की मेमोरीज हैं तो तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी एक मेमोरी आके सैर को हिट कर जाती है जो कि उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा को और भी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करती है। और अब यहाँ पर सैर का सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो अपने सर को ही पकड़ के रह गई थी और उसको काफ़ी दर्द होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर सैर अब इन सब चीज़ों से बचती है और ख़ुद को संभालने की कोशिश करती है उस इल्यूजन को ख़त्म करते हुए, और उस मेमोरीज से भी बाहर आ गई थी। लेकिन अगेन वो किसी अजीब सी गहराइयों के अंदर गिर
गिरती जा रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इस लेडी की स्पिरिट है, जहाँ पर ये लेडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि इसने सैर को अपने चुंगल के अंदर फंसा लिया है। जिसके बाद सैर उसी जगह पर फंस रही होती और कोई तो ऐसी डार्क चीज़ थी जो कि उसे अपनी तरफ खींचती हुई चली जा रही थी। सैर को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, और यहाँ पर कुछ तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैंड भी अपीयर हो रहे थे और इल्यूजन ये चल रहा होता है, जहाँ पर एक तरफ से ये लेडी ही उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर होश में आने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आ नहीं पा रही थी। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब लोंग हाओचुन आ जाता है, जो कि तुरंत ही यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ में उस वॉइड क्रैक के थ्रू वहाँ पर अपीयर हो गया था, जिसके साथ ही यहाँ पर वो आते ही उस लेडी के ऊपर अटैक कर रहा होता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शेयर की सारी की सारी इतनी ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज़ उसको एक बार फिर से याद दिलाने की वो सैर की तरफ को ही बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो लेडी वहाँ पर आ गई थी और कह रही होती है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसको इल्यूजन से बाहर नहीं लाने दूंगी, और मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ। उसकी इतनी सारी प्रीशियस मेमोरीज़ हैं, उन सभी मेमोरीज़ को वापस लाने के लिए तो आखिर तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन तभी लोंग हाओचुन कहता है कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि तुम उसे हर्ट कर रही हो। तभी ये लेडी कह रही होती है कि तुम मेरी लिटिल बेबी को परेशान कर रहे हो, और मेरी लिटिल बेबी बहुत ही जल्दी उस ककून से बाहर निकल कर आ रही है और फिर उसके बाद वो एक बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही हमें सैर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उस इल्यूजन में पूरे तरीके से फंस चुकी थी। वो इल्यूजन अब उसके दिल दिमाग पर हावी हो रहा था, जहाँ पर वो एक अंधेरी जगह पर फंसती जा रही थी और चाइल्डहुड का ट्रॉमा उसे एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहा होता है, जिसके चलते अब वो इन सारी हॉन्टिंग मेमोरीज से बाहर नहीं आ पा रही होती। जिसके साथ ही लोंग हाओचुन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि सैर को किसी भी तरीके से इस लेडीज़ के चुंगल से बाहर निकाला जाए, और वो उस लेडी के ऊपर अपनी हॉली सोर्ड फेंक के भी मारता है, जिसके बाद वो लेडी अगेन एक बार फिर से बटरफ्लाइज के अंदर कन्वर्ट हो गई थी और बचते हुए कह रही होती है कि मैं तो उसे एक न्यू लाइफ दे रही हूँ, एक बहुत ही अच्छी और ईजी न्यू लाइफ। आखिर तुम क्यों यहाँ पर हमारे बीच के रास्ते में कांटा हो रहे हो। साथ ही लोंग हाओचुन की नज़र जब सैर पर पड़ती है तो वो नोटिस करता है कि सैर तो पूरे तरीके से फ्रीज हो चुकी है। साथ ही वो उस लेडी के ऊपर और भी ज़्यादा तमतमा जाता और एंग्रीली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते उस लेडी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स भी करता है। लेकिन इस लेडी के ऊपर अटैक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल ही ठीक होती है। तभी लोंग हाओचुन को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर तुरंत ही अपनी होली पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर तुरंत अपने त्यान यांग 3 वंडर्स फ्लाइंग साइट का इस्तेमाल करते हुए अपनी होली सोर्ड को समन करता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ इस लेडी की तरफ को बढ़ रही थी। वो लेडी भी शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाती और वो अपने 3 वंडर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ह्यूज बॉल को समन कर लेता, जो कि एक फायर बॉल थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लेडी से जाकर हिट हो जाती है। लेडी इसको रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, बट वो ऐसा करने में एकदम ही नाकामयाब होती हुई नज़र आ रही थी। और लोंग हाओचुन को देखकर लग रहा होता है कि लोंग हाओचुन इससे काफ़ी बुरे तरीके से गुस्सा हो चुका है और अब वो इस लेडी से बदला लेकर ही मानेगा, जिसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी इस लेडी पे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा और वो एक बार फिर से ठीक हो जाती है। हालांकि कुछ वक्त के लिए वो वहाँ से भाग गई थी। तभी लोंग हाओचुन अब सैर को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बटरफ्लाई के रूप में वो एक बार फिर से गायब आ जाती है और यहाँ पर लोंग हाओचुन को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। सैर को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर अपने इल्यूजन के अंदर फंस चुकी थी, लेकिन लोंग हाओचुन उसे अपनी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ को अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी कह रही होती है कि तुमने उसके स्वीट ड्रीम को ख़राब कर दिया है, तो अब यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से तुम्हें पेन दूंगी और तुम्हें ख़त्म भी कर दूंगी। लोंग हाओचुन को अपनी तरफ खींचते हुए लेके जा रही थी। लोंग हाओचुन काफ़ी हाथ पैर मार रहा होता है कि वो एटलीस्ट सैर के पास रुके, लेकिन तभी सैर कहने लग जाती है कि लोंग हाओचुन अब ये मेमोरीज़ मुझे हर्ट नहीं करती
और ये कहते साथ ही वो वापस से उन्हीं मेमोरीज़ के पास में चली जाती है जहाँ पर उन सारी ही बुरी मेमोरीज़ ने उसको कवर कर लिया था। लेकिन गाइज यहाँ पर जैसे ही उन मेमोरीज़ के अंदर कवर होती है तभी उसे लॉन्ग हाउचुन की एक और मेमोरी देखने के लिए मिलती है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो कह रही थी कि मुझे इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। लॉन्ग हाउचुन, तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया है और कुछ भी हो चाहे मेरे साथ में, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा मेरी तरफ कदम बढ़ाए बिना किसी हेजिटेशन के। मैं डर नहीं सकती। और तुरंत ही एक बार फिर से आगे बढ़ती है लॉन्ग हाउचुन की तरफ और वो असल वर्ल्ड के अंदर अनफ्रीज भी हो गई थी और इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए वो यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन की तरफ अब काफ़ी तेज़ी से आगे को अपना हाथ बढ़ा देती है। लॉन्ग हाउचुन भी बिना डरे उसका हाथ काफ़ी तेज़ी से पकड़ता और तुरंत ही उसको अपनी बाहों में ले लेता है, जिसके बाद दोनों इस जगह से निकल के जाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर अभी भी वो फायर जल रही होती है। लेकिन तभी ये लेडी को गुस्सा आता है और कह रही थी कि तुमने यहाँ पर मेरे चियो इल्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। ये कहते साथ ही एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बॉल को वो समन कर लेती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक फायर बॉल लग रही थी, जहाँ पर वो इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर रही थी। शहर को देखते हैं जो कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन की तरफ कोई देख रही होती है और कह रही थी कि लॉन्ग हाउचुन, ऑल्दो यहाँ पर मेरी मेमोरी पूरे तरीके से नहीं आई, लेकिन उन जो मेमोरीज़ को मैंने देखा जिसके अंदर मैंने ये नोटिस किया कि जब हम पहली बार मिले थे जब भी कुछ कुछ नज़ारा ऐसा ही था, लेकिन उस बात को काफ़ी वक्त हो गया है और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि हम लोगों का साथ कोई आज का नहीं बल्कि बहुत ही पुराना है। जिसके साथ ही लॉन्ग हाउचुन शहर को बचा लेता है तो वो उसके पीछे ही खड़ी थी और कह रही होती है कि लॉन्ग हाउचुन, एक बार फिर से हमें फाइट करनी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा जैसे हमने पहले दिया था। और एक बार फिर से ये लोग इस लेडी के साथ में फाइट करने के लिए खड़े हो चुके थे, इसको ख़त्म करने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।